यस यस सर। कुछ डाउट्स भी होंगे? यस सर 12th और 4th। ये दीक्षा नहीं है। सर, वो दीक्षा का एग्जाम है कल स्कूल में। अच्छा, और एक कहाँ प्रियांशु आ गया। फिर जूम ना आई थी, पता नहीं कुछ खुद से ही चेंज कर दिए हैं, मैंने तो वेटिंग रूम डाला नहीं था। चलो डाउट्स पूछना शुरू करो 13.3 से। तो फिफ्थ। सर 4th। फोर्थ से पहले किसी का डाउट? फोर्थ से पहले किसी का डाउट? ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, सबने मैसेज देख लिया था। अभी आगे से टाइम मिलेगा तुम्हारा सिर्फ थर्सडे को क्लास कर रहा है, थर्सडे को या सैटरडे को तुम्हारी सभी क्लास होती है ना 5 बजे? थर्सडे होती है और सैटरडे होती है? सैटरडे को 5:30 बजे। सैटरडे होती है, तो सैटरडे वाली क्लास स्वैप हो जाएगी, ठीक है? मैथ के पहले हो जाएगी और सर वाली बाद में हो जाएगी, ठीक है? बाकी तो किसी दिन क्लास हो नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी रेगुलर टाइमिंग 5 बजे ही रहेगी। कौन था? हाँ देख लिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 रितेश ने पूछा है क्या? यस सर। In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. I think ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। यही क्वेश्चन किया था क्या हमने? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में नहीं थे रितेश? नहीं सर, रिकॉर्डिंग दिखा है सर। रिकॉर्डिंग मतलब जहाँ तक आपने थ्योरम पढ़ाया है, बायस थ्योरम। अच्छा, क्वेश्चन मैंने कराया था, थ्योरीज में इसकी आती है ना भाई, टोटल। हाँ सर, एग्जाम्पल नहीं देखा था। कोई बात नहीं कि it is given that कि answer will be correct assuming that a student who guesses the answer take. What is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? तो स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली किया है, इसके दो ऑप्शंस हैं, क्या कि उसको आता हो और उसने करेक्टली आंसर किया हो, या उसने गेस किया हो और तुक्का सही लग गया हो। तो उसको आंसर आता था, 3/4 है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आता तो सही आंसर करेगा ही करेगा, तो 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू 1, प्लस उसको नहीं आता था और नहीं आने के बाद उसने गेस किया और आंसर सही हो जाए, दैट इज 1/4। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि इस तरीके से सही आंसर दे सकता है स्टूडेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी की, और उसने सही दिया है तो उसको आता होगा, तो आता होगा वाला ये केस है, तो अगर उसको आता हो दैट शुड बी 3/4 इंटू 1 एंड दैट वुड बी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े से नंबर इसके ऐसे हैं कि हर बार बच्चे फंस जाते हैं, हर बार ये डाउट होता है। ये कह रहा है कि a laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease. इसका मतलब क्या है कि 99% इफेक्टिव अगर डिजीज होगी तो वो 99% सही बताया कि हाँ है या नहीं है। When it is in fact अगर प्रेजेंट होगी तो 99% सही बता देगा कि हाँ है, लेकिन 1% गलत चांस भी है कि होगी और कह देगा नहीं है, ठीक है? However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person. अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया तो 0.5% चांस है कि गलत रिपोर्ट दे देगा कि नहीं इसको डिजीज है। If 0.1% of the population actually has the disease, 0.1% को एक्चुअली में डिजीज है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर टोटल प्रोबेबिलिटी? टोटल केसेस में क्या आ रहा है? सिचुएशन बोलो बस, एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नीचे क्या कौन से केस लिखने हैं हमें? सर, जो हेल्दी है और उसको डिजीज नहीं है, और जिसको डिजीज है और उसका पॉजिटिव आ रहा है रिपोर्ट। बेसिकली मैं ये पूछ रहा था कि नीचे सिचुएशन क्या है। नीचे सिचुएशन ये है कि गिवन क्या है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो हमें नीचे वो प्रोबेबिलिटी लिखनी कि रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे कैसे आ सकती है। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के दो रास्ते हैं, किसी पर्सन को डिजीज हो और सही रिपोर्ट आई हो, दूसरा रास्ता कि डिजीज ना हो और गलत रिपोर्ट आ गई हो कि है डिजीज। दो ही रास्ते हैं पॉजिटिव आने के।
ठीक है। यस। सो टोटल केसेस तो हमारे नीचे हो जाएंगे। किसी पर्सन को डिजीज है, इसके क्या चांस है? तो पूरी पॉपुलेशन में कितने लोगों को डिजीज है, कितने परसेंट लोगों को? 0.1%। 0.1% लोगों को डिजीज है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1/100 कि किसी को डिजीज हो, इनटू रिपोर्ट सही आनी चाहिए कि डिजीज है, तो रिपोर्ट सही आने की प्रोबेबिलिटी 99। 99%। ये बात हम लोग समझ गए कि एक पर्सन को डिजीज थी, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू उसकी रिपोर्ट भी सही आई है 99/100। ठीक है। प्लस दूसरा केस कि पर्सन को डिजीज नहीं थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? पर्सन को डिजीज नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? किसी रैंडम पर्सन को उठाया गया और उसको डिजीज नहीं है। 99.99। 99 को बोल रहे, 9.1 को है तो 99.9 को नहीं है डिजीज। तो अगर हम किसी रैंडम पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज नहीं होगी? वो प्रोबेबिलिटी है 99.9% कि उसको नहीं। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा? 0.5। 0.1% कि नेगेटिव था, उसको नहीं थी डिजीज, लेकिन गलत रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव की, तो 0.1 है 0.5 है 0.5। 0.5%। तो 0.5% ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल केस कि हाउ कैन दैट द रिपोर्ट बी पॉजिटिव। रिपोर्ट दो तरीके से पॉजिटिव हो सकती थी, किसी को हो और सही रिपोर्ट आई हो, या किसी को ना हो और गलत रिपोर्ट आ गई हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उस पर्सन को डिजीज है? हमारे लिए फेवरेबल केस ये वाला है, डिजीज है वाला। तो ऊपर क्या आ यस। जाएगा? 0.1/100 इंटू 99/100। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में क्या करो, जैसे अपॉन 100 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन ही है। ठीक है। ऊपर आ जाएगा 9.9 और नीचे आ जाएगा 9.9 प्लस 99.9 का हाफ, तो ये 49.95 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। इनफैक्ट इसमें भी 99 तो कॉमन नहीं, 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कर ही लोग यहाँ से कैलकुलेशन। ठीक है। यस। अनुभव महक, यू आर सपोज टू स्विच ऑन द कैमरा। श्रेया, दिव्यांश, अक्षत, प्रियांशु। अक्षत, प्रियांशु, तुम लोगों को मैं सस्पेंड कर दूंगा किसी दिन, देखना एक साथ पूरे महीने के लिए। तो तुम लोगों को कोई असर नहीं होता है ना, हर क्लास में नाम लेता हूँ तुम लोगों का। वेट फॉर द डे जब मेरा मूड खराब, उसी दिन तुम्हें सब याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आउट। सर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 से पहले किसी का डाउट? नेक्स्ट बोल रहा है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ठीक, समझ गए बात कि एक डेक ऑफ कार्ड था, उससे एक कार्ड मिसिंग है, किसी को नहीं पता कौन सा कार्ड मिसिंग है। उसके बाद 2 कार्ड निकाले गए हैं और दोनों कार्ड डायमंड आए हैं। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये होने के बाद दोनों कार्ड डायमंड आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड था। तो देखो नीचे प्रोबेबिलिटी टोटल केस क्या आएंगे कि भाई खोया हुआ कार्ड डायमंड था, या दूसरा केस क्या है, खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं था। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। तो अगर हम नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड था। अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक कार्ड खो रहा है अगर डेक ऑफ कार्ड से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड होगा? 1/4। 13/52 1/4 ही तो होगा। 13 डायमंड होते हैं, डायमंड खोया हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, एक कार्ड डायमंड का खो चुका हो, फिर 2 कार्ड पिक किए जाए और दोनों डायमंड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो एक कार्ड खो गया, अभी मैंने एक कार्ड पिक किया है, वैसे तो एक ही बात है, 1/1 बोले या एक साथ बोले। ठीक, तो अब मैं 2 कार्ड पिक कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों डायमंड आएंगे? अगर डायमंड खो चुका है तो अभी कितने डायमंड बचे हुए हैं?
12/51. 12/51 और अगला फिर से डायमंड है 11/50. 11/50। बात समझ गए कि डायमंड खोया हुआ था तो डायमंड बचे 12 और टोटल बचे 51। हमने एक कार्ड पिक किया, वो डायमंड आए 12/51। अगला पिक किया, फिर से डायमंड आए, तो अगली बार 11 डायमंड बचे हुए थे और टोटल 50 बचे हुए थे। क्लियर है? दूसरा केस, जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड नहीं था, क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की? खोया हुआ कार्ड डायमंड ना हो, क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/4। 3/4 है। 13/50 पूरा मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद जब मैं पहला कार्ड पिक करूं तो डायमंड आए, एक कार्ड खो चुका है, अभी हमें एक कार्ड 13/52 13/51 एक कार्ड तो खो चुका है, 13/51 ठीक है। और फिर अगला फिर से डायमंड है 12/50. 12/50। फेवरेबल केस कौन सा है हमारा? So first one. फर्स्ट वाला, जिसमें डायमंड खोया हुआ था। ये तो पूछ रहे हैं कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी कि डायमंड खोया हुआ था, तो ये वाला ऊपर लिख देंगे 13/52, 12/51 एंड 11/50। 50, 51, 52 दोनों ऊपर नीचे कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं 1/4 और 3/4 नहीं लिख रहा था, सो दैट पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। बाकी आई थिंक 13 × 12 भी कॉमन है, 13, 12 नीचे भी कॉमन है, तो हमारी कैलकुलेशन छोटी सी रह गई। 11/11 + 39 दैट विल बी 11/60 नहीं 50। आ रही बात समझे सबको? Yes, sir. Yes sir. अब ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा होगा आई गेस, प्रोबेबिलिटी वैसे भी इजी हुआ करती थी। लिखना सबने सीख लिया है कि सिर्फ आंसर लिख देते हो? A/1 और A1/A वो सब लिखना सीख गए हो सब लोग? Yes, sir. इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो हाउ टू राइट। तो एक दो क्वेश्चन में लिख लेना, बाकी तो इन जनरल तो कर ही लोगे आई सपोज। और क्वेश्चन कराने की जरूरत है या आगे बढ़ सकते हैं लोग? ये बेस थ्योरम है, सबको नाम पता है ना? Yes, sir. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम। इससे क्वेश्चन आना फॉर श्योर है। मैं पूछ रहा हूँ बेस थ्योरम से और क्वेश्चन करने या आगे पढ़ाऊं? सर आ गया समझ। Yes. सर आगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह रहा है हमारा, रैंडम वेरिएबल। उसके बारे में थोड़ा सा और वैसे आगे और भी है जो सिलेबस से हट गया है, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में बचा है, और थोड़ा सा आगे वाला बस मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? In probability case, random variable is defined as a function. फंक्शन याद आ गया होगा, कुछ इनपुट होता है कुछ आउटपुट होता है। तो रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ फंक्शन जिसके इनपुट होते हैं हमारे सैंपल स्पेस, एंड रैंडम वेरिएबल टेक्स अ नंबर फॉर एवरी आउटकम। बात समझना कि रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन में इनपुट जाता है, इनपुट में क्या जाएगा, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं। जैसे कॉइन टॉस किया, हेड और टेल है, तो हेड और टेल रैंडम वेरिएबल फंक्शन में इनपुट में होगा और आउटपुट में कोई नंबर होगा। तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose डोमेन इज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या, भी एग्जांपल से मैं बात करता हूं कि जैसे कहा गया कि 2 कॉइन टॉस किए गए, तो if 2 coins are tossed, सैंपल स्पेस ये हो गया HH, H tail, tail H and tail tail। ठीक है, now these will be the inputs of random variable, और
कोई डेफिनेशन दी जाएगी, कुछ डिफाइन किया जाएगा रैंडम वेरिएबल के लिए। जैसे मैं कह देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया गया है? नंबर ऑफ हेड्स ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। तो बताओ, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? रैंडम वेरिएबल वैल्यू ले रहा है नंबर ऑफ हेड्स की। तो कितने हेड्स पॉसिबल हैं जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं? 2 और 1। 2 ले सकता है रैंडम वेरिएबल वैल्यू, 1 ले सकता है, और 0 भी तो पॉसिबल होता है। So these are 3 possible values for the random variable. समझे बात को? तो बेसिकली जैसे फंक्शन होता है ना कि f of 1 is equal to 3 आया, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, x of hh। इनपुट में अगर hh गया है तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, समझ गए? इनपुट में अगर h टेल गया है, इसके डोमेन इनपुट है सैंपल स्पेस, जो आउटपुट आ रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के। तो अगर h टे इनपुट में गया तो रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा? रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू लेगा यहाँ पर? 1. 1। एक हेड है हमारा, डिफाइन कैसे? नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल इस केस में क्या वैल्यू लेगा? 1, एक ही हेड है। रैंडम वेरिएबल इस केस में क्या वैल्यू लेगा? 0। 0। मैं नई डेफिनेशन दे सकता हूँ कि रैंडम इन द सेम एक्सपेरिमेंट रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज कि अगर h आता है तो +3 हो जाता है, टेल आता है तो -2 हो जाता है। कोई भी डेफिनेशन बना दो, h आता है तो +3 हो जाएगा और टेल आएगा तो -2 आ जाएगा। तो बताओ रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है इस केस में? तो भाई अगर दोनों h आ गए तो क्या वैल्यू ले लेगा? 5। 6। 6. अगर एक h और एक टेल आया तो 1। 1, दोनों टेल आए तो 4। -4। Is 4. ठीक है? तो दैट्स हाउ अ रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड। समझो कि हर एक आउटकम के लिए देयर इज सम वैल्यू। ठीक है, समझ गए मैम? तो नेक्स्ट थिंग, चलो शेखा तुम लोग कर लो सो दैट थोड़ा समझ में आ जाए। लेट्स से, चलो हमने 3 लिखो क्वेश्चन। 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. For each head, a person receives 10 rupees. For each head, a person receives 10 rupees, and for each tail, he has to pay 5 rupees. For each tail, he has to pay 5 rupees. If x is the random variable, denoting profit and loss of that person, find the values random variable can take. Find the values random variable can take.
आ गया? यस सर। चलो क्या आंसर आया कृति? सर तीनों हेड वाले केस में ₹30 मतलब प्रॉफिट। वैल्यू बताओ मुझसे, क्या ले सकता है? 30 ले सकता है, और सर 30, 15 और -15। these are the only possible values। सबका ऐसे ही आ रहा है? सर 0 भी होगा। सबका ऐसे ही आ रहा है? यस Yes, sir. अगर 3 पॉइंट्स टॉस किए गए हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? एच एच एच, टी एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। सबको ऑर्डर लिखना आता है ना अच्छे से? पहले मैंने तीनों हेड वाले लिख लिए, फिर 2 हेड वाले, फिर 1 हेड वाले, और फिर 0 हेड वाले। इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसा कोई वैसे मैंडेटरी तो नहीं है तुम ऑर्डर में लिखो, बट ऐसा करने से फायदा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता है। तीनों हेड आ गए तो 30, 10 + 10 + 10। 2 हेड आए तो 10 + 10 20, एंड एक टेल का -5 15। तो ये तीनों केस में सेम ही आएगा। हमें तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल से मतलब है। ऐसे इन तीनों केस में सेम है, एक हेड का +10 और 2 टेल्स के -10, तो 0 हो जाएगा। और इस केस में -15 तीनों टेल है। So these are 4 values which random variable can take। ठीक है, सबको आ गया ये? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल। कि रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले सकता है, वो वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हर वैल्यू की इक्वल प्रोबेबिलिटी तो होगी नहीं, तो अगर हम ये टेबल बना दें रैंडम वैल्यूज की जो वैल्यू है और उनकी प्रोबेबिलिटी, तो उस टेबल को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो कैसे टेबल बनती है? यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं px। रैंडम वेरिएबल x है, उसकी उस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी px। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहेंगे तो किस तरह से बनेगी? चलो, सो वी सेट कि हमारी रैंडम वेरिएबल है, 30 वैल्यू ले सकता है। 30 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो यहाँ से हमें फिर नॉर्मल अपना प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे। तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। 1/8। अगर 15 की बात करें तो 15 वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 3/8 3/8 3/8 होगा ना, 3 आउट ऑफ 8। ऐसे ही 0 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। 3/8 है। और -13 1/8। 1/8। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी एक बात समझो, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब बनेगी तो सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगे रैंडम वेरिएबल की? भाई सब कुछ तो कवर, ऐसा कोई केस छूटेगा तो है नहीं। तो जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या उसका सम हमेशा 1 होगा? हमने सारे Yes, sir. आउटकम्स कवर कर लिए हैं, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल्स विल इट ऑलवेज बी 1? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो देखो, इसके आगे मीन और वेरिएंस होता है जो कि थोड़ा सा मेहनत करने से निकलता है, बट वो हटा दिया गया है। दैट मीन्स अभी क्वेश्चन इससे आएगा। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। वो एक टेबल दे देगा, कहेगा x है, px है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी को अननोन कर देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क में आएगा, लेकिन आएगा। माइक ऑफ से कैसे आवाज आ रही है? अभी नोट कर लो, आई एम टेलिंग वेरी क्लियरली। बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा बड़ा, और छोटा क्वेश्चन आएगा इस एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट से, जहां पर ये मिसिंग होगी फ्रीक्वेंसी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले को दे देगा। जैसे कहते हैं एक रैंडम वेरिएबल है, वो कुछ ऐसी वैल्यूज देता है 3, 5, 8 और 13, जिसकी प्रोबेबिलिटी है के 1/2 या पॉइंट कर देता है 0.2 2k और सारा के में ही कर देते हैं, k 2k
3k and 4k। क्या आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कुछ नहीं करना है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 कर देना है, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, वहां से पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। समझ गए बात? यस सर। ठीक है, नोट करना, इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला भी सॉल्व करना तुम लोग, जो लास्ट में k वाला है, लिख लेना आंसर, सबको ऐड करके 1 कर देना। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो लिखो, 2 dice are thrown, the 2 dice are rolled simultaneously. 2 dice are rolled simultaneously. Draw the probability distribution table. Draw the probability distribution table for the random variable, defined as sum of the numbers appearing on the dice. Draw the probability distribution table for the random variable defined as sum of numbers occurring on the dice. समझ गए? ये क्वेश्चन तुम कर चुके हो क्लास 10th में। बस ये है कि अब नाम बस कह दिया रैंडम वेरिएबल है, दैट्स इट। इवेंट तुम्हें पता है कि सम ऑफ नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, याद है? 11th में बताया था, वैसे मैंने 10th में भी बताया ही था। जो लोग 10th से पढ़ना है, कहीं भी पढ़ा हुआ वो बताया ही गया होगा। 2 डाई, और नहीं बताया गया तब भी हो सकता है। Yes, sir. Yes, sir. हो गया? अनुभव हो गया? Yes. रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन है? सम ऑफ नंबर्स कमिंग ऑन 2 डाई। दिव्यांश हुआ तुम्हारा?
हम तैयार हो गया। ओके, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? अगर हम टेबल बनाए तो x और px की बात बाद में कर लेंगे, पहले तो हम x लिख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले सकता है। तो जब हम 2 डाई रोल करेंगे तो सम क्या क्या पॉसिबल है? सर 2 सर से 2 से लेकर 12 तक। वेरी नाइस। ये दिव्यांश तुम्हारा हो गया था? चलो, तो सम हमारा होता है 2 3, मिनिमम 1 और 1 आएगा दोनों डाई में, और मैक्सिमम 6 और 6 आएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम पड़ गया, 12। अभी सबकी प्रोबेबिलिटी भी देखनी है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो क्या आएगा? जब 2 डाई रोल किए जाते हैं तो टोटल केस कितने पॉसिबल होते हैं? 1 टोटल केस कितने पॉसिबल होता है? सुनते 1 by 36। अच्छा 36 36 होते हैं। सम 2 आने के लिए एक ही केस होता है 1 और 1, तो 1 by 36। सम 3 आने का 2 by 36। 2 by जो 36 पैटर्न याद है, पहले 1 से लेके 6 7 तक, मतलब जो 7 नंबर है वहां तक इंक्रीज होता है, 2 3 4 5 6, और उसके बाद डिक्रीज होने लगता है, तो 5 4 3 2 1 अपॉन 36 सब में, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, मैं कहा था तो पहले से ये यस सर। महक से पूछ रहा था मैं। अच्छा सॉरी सर। ये पैटर्न आता है ना तुम्हें कि नहीं आता है? यस सर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग, कोई बात नहीं दिव्यांश। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक क्वेश्चन और वो अननोन वाले पे कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो लेट्स सी, लिखो क्वेश्चन कि एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, px दिस इज इक्वल टू k जब x की वैल्यू है 0 से लेके 2 तक, और 0.2 जब x की वैल्यू है 2 से लेके 3 तक, 5k जब x इज इक्वल टू 4 है, और k प्लस 0.2 जब x की वैल्यू 5। क्वेश्चंस लिखो। सर हाँ, सर वो 0.2 में सर वो 2 जो x वहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या सर बड़ा है कि छोटा है? इक्वलिटी 2 से 3 के बीच में। तो अच्छा बेसिकली रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस वैल्यूज भी ले सकता है, जैसे 0 से 2 तक के लिए कुछ दिया है, 2 से 3 तक के लिए दिया है, फिर सीधे 4 और 5 दिए हैं। दीज आर ऑल द वैल्यूज रैंडम वेरिएबल कैन टेक। क्वेश्चन लिखो, पहला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। दूसरा पार्ट लिखो, फाइंड p जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से 4 तक है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल लेस देन 3 है, तो हम सारा कैलकुलेट करेंगे लेस देन 3 में कहां तक कैलकुलेट आ रहा है, कहां तक हो रहा है। देखते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू या x इज लेस देन 5। चलो करो ये 3 पार्ट। ओके, पहले पार्ट का आंसर आई होप सबको आ गया होगा। 0.08। 0.08 Yes, sir. फ्रैक्शन में दे सकते हो आंसर, फ्रैक्शन में बता दो। 3/35. 3/35। बेसिकली सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 7k प्लस 0.4 जो कि हो जाएगा 1। यहाँ से आ गया 7k इज इक्वल टू 0.6, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 3/5,
और डेसिमल में अच्छा नहीं आ रहा तो फ्रैक्शन में ले लेते हैं, तो k की वैल्यू आ गई 3/35। एज वी गेट वैल्यू ऑफ k वी गेट ऑल द प्रोबेबिलिटीज। अभी देखो क्या रहा है नेक्स्ट पार्ट में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक हो। अब देखो 2 से 4 में क्या क्या आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा 2 से 3 और ये सिर्फ 4 वाला, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी इस केस में 0.2 प्लस 5k। तो 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू है 3/35, तो 5k की वैल्यू हो जाएगी 3/7 आई गेस। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे जो भी आ रहा होगा। तुम लोगों ने किसमें फ्रैक्शन निकाला है डेसिमल में? डेसिमल। डेसिमल में आ जाएगा 0.43 अप्रोक्सीमेटली 0.43 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.63 या 0.62 निकाला होगा शायद, यही है। यस सर यही है। ठीक है, लास्ट है कि x की वैल्यू लेस देन 5 हो, दैट मीन्स ये इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन 5 में 5 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसमें क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, बाकी सारी वैल्यूज, दैट मीन्स 6k प्लस 0.2। 6k की वैल्यू हम निकाल ही लेंगे, 6 से 18/35 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/2, उससे थोड़ा सा ज्यादा 0.51 टाइप से आ रहा है क्या? मैं क्या आ रहा था यहाँ 6k की वैल्यू सर 0.48। 0.4 क्यों आएगा, 0.5 से ज्यादा आएगा यार। हाँ, मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू। 0.48 ही आ रहा है। 18/35 should be greater than 0.5 है। 0.514 ही आ रहा है। I don't know क्या कुछ गलत कैलकुलेट कर सर रहा हूँ। आपने 0.2 दो बार ऐड कर दिया है शायद, हाँ सर। 2 तो बार का 6k प्लस 0.2 प्लस 0.2 लिखा है ना? नहीं, वो तो दोबारा लिखा है नीचे, मैं तो 6k की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 6k की वैल्यू 0.51 आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ऐड करो तो 0.71 आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो दिस इज इट, यहीं तक हमारे सिलेबस में रह गया है। अभी जो हटाया गया उसमें से मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है, कॉम्पिटिशन में तो आएगा ही आएगा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन निकालना बहुत सिंपल है, तो मीन निकालना हम सीख लेते हैं। तो जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, मान लो x और px, और इसकी वैल्यूज है मान लो 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं 0 पॉइंट करना है, वेरिएबल ही लिख देता है वैसे तो, 0.2, 0.4, 0.3 और 0.1। मैं वैसे फॉर्मूला बनाने के लिए वेरिएबल लिख देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है मान लो x1, x2, x3 और x4। ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटीज है px1, वैल्यूज स्मॉल लिखते हैं वैसे, रैंडम वैल्यूज हो सकता है ये वैल्यूज दे रहा है मान लो x1, x2, x3, x4, जिनकी प्रोबेबिलिटीज है px1, px2, px3 एंड px4। तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, एंड दिस इज जनरली, अभी मैं बताता हूँ फिर उसके बारे में, उसको मीन बोलते हैं, म्यू बोल सकते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। दैट इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल सा फंडा है, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, बेसिकली जो वैल्यूज है ये और जो प्रोबेबिलिटीज है उनको मल्टीप्लाई कर देना है और सबको ऐड कर देना है, सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, दैट इज नोन एज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इन द गिवन एग्जांपल मीन क्या हो जाएगा, तो म्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.2 प्लस 4 इंटू 0.4 प्लस 5 into 0.3 plus 8 into 0.1. This is the mean of this random variable. 0.4, 1.6, 1.5 और 0.8 सबको ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आ रही है, you get 2, 3.5 और 4.3. This will be the mean. समझ के बाद नाउ इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैसे बहुत वास्ट यूज है। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो बताती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब
मतलब हम प्रॉफिट में है कि नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि मान लो हमें लॉटरी खरीदनी है, कोई कह रहा है कि लॉटरी खरीदे कि ना खरीदे, ठीक है, तो वी शुड चेक कि यार क्या प्राइस बनी है और क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे जीतने की। एक्सपेक्टेड वैल्यू विल टेल यू कि इसको खरीदना तुम्हारे लिए फायदे की बात है या नहीं। जीतोगे नहीं जीतोगे तो चलो किस्मत की बात है, लेकिन मैथ्स क्या कहती है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू बता सकती है। जैसे मान लो कोई लॉटरी है जिसमें विनिंग प्राइस है सपोज 1000 रुपीज और लॉटरी का कॉस्ट है 10 रुपीज, ठीक है। नाउ व्हाट इज हाउ शुड यू डिसाइड कि यार ये इसमें पैसे डालना ठीक है या नहीं ठीक है। तो सपोज हमने कहा कि यार ये 10,000 लॉटरीज निकाली गई हैं, ठीक है। अगर 10,000 लोगों ने इस लॉटरी को खरीदा है, जीतने वाला कोई एक ही है, तो बताओ तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/10,000। 1/10,000। ये तुम्हारी जीतने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? या तो तुम 1,000 रुपए जीतोगे तो +1000 हो सकती है, या तो -10 होगी, तुम्हारे 10 रुपए वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारे जीतने की? 1/10,000। और तुम्हारे हारने की 9999 लिखा है ना अपॉन 10,000। अब इस काम की एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो, अगर ये पॉजिटिव आ रही मतलब तुम्हारे लिए ठीक काम है, फायदे का काम है, नेगेटिव आ रही तो ये नुकसान की डील है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गई? 1000 इंटू 1/10,000 1/10 आ गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9999 अपॉन 1000 विच इज 9.999 और ये 0.1 माइनस 9.99, ये प्लस में आया माइनस में माइनस। दैट मींस ये लॉटरी ठीक नहीं है। अगर विनिंग प्राइस बढ़ा दिया जाए, मान लो ये लॉटरी हो जाए कि जो जीतेगा उसको 1 लाख मिलेंगे, तब ये हो सकता है तुम्हारे लिए फायदे की डील हो जाए। चेक करो, हाँ हो जाएगी। समझ गए बात? यस सर। ठीक है। जैसे हम बात करें कि यार ट्रेन में जाए टिकट लें कि ना लें, तो पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी और फाइन। पकड़े गए तो फाइन 10,000 का है, नहीं पकड़ेगा तो कितने पैसे बच गए? हो सकता है तुम्हें तुम्हारा 500 रुपए का टिकट था, तो तुम्हें टिकट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर तुम चोर टाइप से हो, इन जनरल बता रहा हूँ कि मैथ्स क्या कहेगा कि व्हाट शुड यू डू। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो काम करो, अदरवाइज नहीं करो। और इन जनरल इसको बहुत सारी जगह हम कंफ्यूज होते हैं लाइफ में, वहां भी यूज किया जा सकता है कि यार मैं खैर वो गेस्टिमेट बोलते हैं उसको, कि अगर मैं लाइफ में ये डिसीजन लेता हूँ तो ये चांसेस है मैं सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन मैं उससे यहाँ पहुंच जाऊंगा। जैसे कई लोग बड़े एग्जाम के लिए छोटा एग्जाम छोड़ देते हैं, तो फिर उसमें भी एक्सपेक्ट वैल्यू तुम सोच सकते हो कि अगर मैं बड़ा एग्जाम देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी इतनी है सक्सेस की, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। छोटे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सक्सेस की, रिवॉर्ड कम है। व्हाट शुड आई डू? अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है तो जो तुम सोच रहे हो वो करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मैथ्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन, ठीक है। चलो इसके साथ एक वेरिएंस भी होता है, वो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगती है, वो भी मैं बता दूंगा, एक आध क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इस पे इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं होमवर्क में, आई थिंक। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे क्वेश्चन में तो मीन और वेरिएंस ही होगा। ऐसा करना तुम लोग मीन निकाल लेना, वेरिएंस मत निकालना। मीन निकालना सीख ही गए हो। एक्सरसाइज हमारी हमने कौन सी की? 5.3 की थी ना अभी? 13.3। यस। तो हमारी अगली एक्सरसाइज हो जाएगी 13.4। ठीक है। 17 क्वेश्चन है इसमें, क्लास हमारी कल ही है, लेकिन जब तक वेरिएंस नहीं निकालना है तो बहुत छोटे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कर लेना। डू नॉट फाइंड द वेरिएंस, जस्ट फाइंड द मीन, और दैट्स इट। बाकी टेबल वगैरह बनाने का होगा, कर लोगे? यस सर। यस सर। टेबल बनाना और मीन निकाल लेना, वेरिएंस मत निकालना, और इजी सा है, हो जाएगा। कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, या फिर अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा हो तो हम कुछ क्लास में कर लेंगे। 15 क्वेश्चन, ऐसे दो तो ऑब्जेक्टिव है, कर लोगे 15 या कम करना है? बोलो, बता दो भाई, बस करके आना। सर ट्राई कर लेंगे सर। सारे कर लेना, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं क्लास में करा दूंगा बाकी, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। सर सर एक बार सर पीछे कर दो सर स्क्रीन।
सर जो आप रिकॉर्डिंग डालते हो उसमें फुल स्क्रीन नहीं दिखता, मतलब थोड़ा पार्ट वीडियो से कवर हो जाता है। थोड़ा सा राइट उसका कुछ हो सकता है। हाँ सर। हाँ मैं राइट साइड अब कम लिखा करूँगा, याद दिला दूंगा। वैसे आई डोंट थिंक बहुत कुछ मिस होता होगा उसमें, एक आध कैलकुलेशन भी तो छूट जाती होगी। हाँ आई विल कीप दैट। सर कुछ यस सर। चलो ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे देन। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।